सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर आज प्रिसाइसली दिन है वो, मैंने थोड़ी देर पहले अपने एक सहाफ़ी ग्रुप में ये कहा कि मेरा ज़रिया मुआश बदलवा दें, क्योंकि आई डोंट हैव हार्ट फॉर दिस। ये जो हमें इस वक्त देखना पड़ रहा है, रिपोर्ट करना पड़ रहा है, जिस तरह के मनाजिर हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। सर बिल्कुल एक बहुत ही अफसोसनाक जो ख़बरें आ रही हैं KP के से, वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं PDMA की तरफ से जो इस वक्त तक बात बताई जा रही, 176 जो हैं वो अमवात हैं और उसके अंदर 150 मर्द हैं, 14 ख़वातीन और 12 बच्चे हैं। जो इलाका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो बुनेर का है, जहाँ पे 78 बात बताई जा रही हैं, जिसमें से और उसके बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो वहाँ पे जानवर हैं वो भी बह गए और बिल्कुल ऐसे कि तिनके की तरह जैसे पानी आए थे, प्रेशर से आए, तो वहाँ पे सारी चीज़ें 45 घर, 3 स्कूल, 8 और इमारतें जो हैं वो बुनेर के इलाके में वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। स्वात के अंदर कहा जा रहा है 26 ऐसे घर हैं जो उड़ गए हैं। बाजौर में जाएँ आप अगर, तो वहाँ पे 27 टोटल जो हैं अमवात बताई जा रही है, जिसमें से 8 बच्चे हैं। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ पे चल रही थी, उसके अंदर जो KP गवर्नमेंट ने वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए, फिर उसमें एक हेलीकॉप्टर से उनका रब्ता भी नहीं हो पाया, जिसको पहले ये बताया गया था कि मौसमी सूरत हाल की वजह से रब्ता नहीं हो पा रहा उससे, लेकिन बाद में पता चला कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। 2 पायलट समेत 5 अफराद उस हेलीकॉप्टर में थे, वो 5 के 5 जाँ बाक हो गए, शहीद हो गए। और इस सारी सिचुएशन के मद्देनज़र फिर KP गवर्नमेंट में ने जो अली अमीन गंदापुर साहब हैं, उन्होंने कल एक डे ऑफ मॉर्निंग भी रखा है, फ्लैग हाफ मास्ट पे होगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मियां शहबाज साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि वहाँ पे आप जो सिचुएशन है रेस्क्यू की उसको बढ़ाएं, उसको बेहतर करें। इसके अंदर तमाम एक नेशनल एफर्ट जाएगी, इसके अंदर कुछ सियासी पहलू इसका है ही नहीं, हो भी नहीं सकता इसके अंदर सियासी पहलू। उसके अलावा सर ये जो हेलीकॉप्टर वाली बात है, ये इसके अंदर बहुत एक अहम इसके अंदर चीज़ ये है कि KP में हमें पता है कि वहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट्स के लिए उनके ऊपर हेलीकॉप्टर इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो जो दूसरा हेलीकॉप्टर इनके पास है, टोटल मुझे नहीं पता कितने, बट इतने ज़्यादा नहीं है। जो दूसरा हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त रेस्क्यू एफर्ट्स कर रहा है। जो एक था वो अमले समेत क्रैश हुआ है, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक सिचुएशन जो बैड थी वो मज़ीद बैड होगी इस वजह से कि जो रेस्क्यू करने का जो एपरेटस है उनके पास और जो तरीक़ेकार है वही तबाह हो गया। इतना तूफ़ानी और सूरत हाल है, वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है इन इलाकों के अंदर। स्वात, बजौड़, बुनेर और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे सिचुएशन, अगर आप सिर्फ वो तस्वीरात देख लें, वो वीडियोज़ देख लें, तो किसी को भी इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये अब आपके सामने हैं, ये एक रियलिटी है। मॉनसून रेंज जो हैं उसके बायस जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, एक क्लाइमेट चेंज का एंगल इसके अंदर बहुत बड़ा है। इसके ऊपर हुकूमत अब कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या करती है। गिलगित बल्तिस्तान की हद तक अगर आप जाएँ तो वहाँ तो कल से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। तो ये सारा कुछ सर हमारे सामने है और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसके ऊपर किसी किस्म की मज़ीद रोशनी डाल सकें कि अब इससे इस रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं, जिसके अंदर जो PDMA की तरफ से कहा जा रहा है कि 100 ऐसे लोग हैं जिनको बचाया गया है, जिनको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ ही इनकी एक और बयान था, वो ये था कि जब तक पानी बैठेगा नहीं, जब तक पानी सबसाइड नहीं करेगा, आपको टोटल डेथ टोल नहीं पता चलेगा। सर देखिए, 13 तारीख़ के अखबार में ये ख़बर छपी थी कि आज से वो सिलसिला शुरू होगा और कुछ तकरीबन 16-17 तारीख़ तक फ्लैश फ्लड रहेगा और हम फिर भी कुछ भी नहीं कर सके। अगेन मैं इसको कोई पॉलिटिकल रंग नहीं दे रहा, हम वाकई कुछ नहीं कर सकते थे। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, ठीक है। ये तो अभी हो रहे हैं क्लाउड बर्स्ट, इसके अलावा जो दर्जा हरारत हर साल ज़मीन का बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स भी पिघल रही हैं। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो डिस्ट्रक्शन डबल हो जाती है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही पूरा नहीं है। हमारा जो अभी कुछ साल पहले सैलाब आया था जिसमें सिंध ज़्यादा मुतासर हुआ था, उसमें एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 30 बिलियन का नुकसान हुआ था
और जो पूरी दुनिया ने हमें उसके एवज दिया वो 4 बिलियन भी नहीं है अभी तक। प्रोमिसेस बहुत थे, दिया कुछ नहीं। ये जो फ्लड्स हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी फ्रंट लाइन पे जोग्राफिया के लिहाज से पाकिस्तान है। अगर इस वक्त दुनिया हमें बचाने ना आई तो यहाँ पर इतने नुकसान का अंदेशा है कि जिसकी हम अभी फ़िलहाल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हर साल होगा। इस वक्त जितने आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये पिछले 5 साल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हर साल ये होगा और हर साल पिछले के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होगा। अच्छा, वो किस्मत कुछ ऐसी थी कि पिछले 3 साल में हुआ, लेकिन इतने बुरे तरीके से नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा पिछले 3 साल की कसरें निकल गईं। अब इसमें जाहिर है जब तक पूरी दुनिया नहीं आती हम कुछ अकेले नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जब दुनिया आ भी जाएगी तो उसके बाद भी बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत पर होगी। हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कौन सी जगह हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है कि एक दफ़ा जब ये गुजर जाएगा, अब ये कुछ दिनों के बाद ये पानी ज़ाहिर है नीचे चला जाएगा, उसके बाद क्या हम फॉल्ट लाइंस पर लोगों को दोबारा बसने देंगे या उनके लिए कोई नई जगह ढूंढेंगे? क्या हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि फॉल्ट लाइंस हैं क्या? ये सारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसमें पूरे मुल्क को, मतलब इससे कता नज़र के किस जगह पर पिछली दफ़ा सिंध ज़्यादा मुतासर हुआ था, इस दफ़ा KP ज़्यादा मुतासर हुआ है, कोई पता नहीं अगले साल बलूचिस्तान इसकी ज़द में आ जाए, खुदा न खास्ता पंजाब आ जाए। सो हम पूरे मुल्क को इसमें मिलकर एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और इसमें आखिरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, मुझे पता है बड़े मोहतात होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ ना इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी जान का आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ज़रिया मुआश टूरिज़म से जुड़ा हुआ है। सो अगेन हम ये भी नहीं चाहते कि उनके ज़रिए मुआश पे लात पड़े। लेकिन अब एक चीज़ कंफर्म है, और सिर्फ पाकिस्तान को लेकर नहीं, आप इंटरनेशनली भी देखें। अभी थोड़े दिन पहले थाईलैंड में जो तूफ़ान आया है उसमें को समूई वगैरह के इलाके में तो जो हुआ सो हुआ। बैंकॉक के अंदर 8 लोग जाँ बहक हो गए और 12 से ऊपर ज़ख्मी हो गए। सो वहाँ जिनको हम समझते हैं कि वेल इक्विप्ड हैं, टूरिज़म उनका जो है वो ब्रेड एंड बटर है, वो अगर इस वक्त मॉनसून को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो पाकिस्तान तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि क्या होगा। और अभी देखिए इसमें बड़ा सराहा गया, हमने पूरी रिपोर्ट अभी एक पढ़ी है कि वहाँ पर कुछ लड़कों ने पंजाबी फैमिलीज़ को जान पर खेलकर बचाया, बेसिकली टूरिस्ट को। उनकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह उनको जो है वो इसका जज़ा देगा। लेकिन इस वक्त देखिए जो आप जब किसी को बचाने जाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि ये विज़िटर है, ये नेटिव है, ये क्या है, आप उसकी जान बचाते हैं। इस वक्त वहाँ पर शायद विजिटर्स को होना ही नहीं चाहिए था। अभी एक और रिपोर्ट ये आई है कि मरी में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं सियाहत के लिए। अब दिस इज़ नॉट द टाइम। मतलब अगेन पूरा साल है, अल्लाह उनको और रोज़गार दे, अल्लाह इनको और मौका दे जाके सैर करने का। दिस इज़ नॉट द टाइम। सर बिल्कुल, मरी में तो अगेन उनका थ्रेशोल्ड जो एक ज़माने में सेस हुआ था PTA के दौर में, जब वहाँ पे सर्दियों के अंदर एक बड़ा अजीब सा वाक़या हो गया था जिसके अंदर स्नो के अंदर लोग फंस गए। तो उसके बाद 5-6 हज़ार गाड़ी जो है ये थ्रेशोल्ड है इन सड़कों के लिए मैनेज करने के लिए। सर रफ एस्टिमेट है 50,000 गाड़ी ये 14 अगस्त, क्योंकि जुमेरात को आई तो जुम्मे हफ्ता इतवार बना के लोगों ने अपना वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में वहाँ पे गए, और वहाँ पे अभी 50,000 गाड़ी जो है मैनेज हो रही है। और खुदा ना खास्ता, अब अल्लाह ना करे वहाँ पे, मतलब ये ज़ाहिर है एरिया तो मज़ीद नॉर्थ ही जाए जा रहे हैं, मरी से और ऊपर चले और नॉर्थ चले जाएंगे आप। वहाँ पे अगर कोई सिचुएशन अल्लाह ना करे क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तमाम आप समझे टूरिस्ट हैं। इस वक्त वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा लोकल कम है। अच्छा सर, वो तो ये बात होगी। दूसरा सर, आपने जो एक बात की ना कि हमें जो हम फॉल्ट लाइन, दुनिया की जो फॉल्ट लाइन इसके ऊपर पाकिस्तान उसके ऊपर है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हमारा 1% है, मुतासर हम 100% होते हैं इससे। और इसके ऊपर फिर हमें वादे हुए 2022 के जो फ्लड्स थे उसके बाद हमें वादे हुए जो सिंध का आप जिक्र करें, और वो पैसे हमें आज तक नहीं मिले। अगर तो कोई शख्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गुस्सा खाने के मूड में ना, होते हैं सर, हम ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर हमारा दिल होता है कि कुछ चीज़ मिले जिसके ऊपर कोई कॉज है, गुस्सा करे बंदा, आप वो सियासी चीज़ जो है ना छोड़ दें। अगर आपने कोई पब्लिक सर्विस करनी है ना मुल्क के लिए, उस पर गुस्सा खाना छोड़ दें। कौन सी पार्टी ने क्या कहा, कहाँ इमरान खान तो कहाँ नून लीग तो कहाँ जरदारी साहब तो कहाँ नवाज शरीफ, उसको छोड़ दें। आप इंटरनेशनल कम्यूनिटी पर गुस्सा खाना शुरू कर दें। हमें पैसे कुछ प्रॉमिस हुए कि जी करते हैं, हमें सफ़र आप कर रहे हैं, इतने सालों से हम कर रहे हैं, सफ़र आप करेंगे, हम ठीक है, हम वहाँ पे सुकून में बैठे हैं, तो लेकिन आपको पैसे नहीं देंगे। वादे हैं, ये दावे हैं, वादे हैं, इस पे गुस्सा खाएं, इस पे
हर घर के हर फर्द को गुस्सा खाना चाहिए। जिसको नहीं पता, ये प्लेटफॉर्म हमारा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आज, इस चीज़ पे गुस्सा खाएं। ये गुस्सा खाने का टाइम है कि जी हमें अगर हर चीज़ का सर हल जो है ना, जो कहते हैं जी पैसे से ये हो जाता है, इसका हल भी पैसे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो हमारे पास नहीं है इतने ज़्यादा। आपने 30 बिलियन एक फिगर दिया, ये भी मेरे ख्याल में कंजर्वेटिव है। इसका एस्टिमेट तो पता नहीं कई सालों बाद हमें पता चलेगा कितना क्या है। जब तक आप इसका एस्टिमेट निकालेंगे और पिछले के साथ इसको जोड़ेंगे, उतने पैसे तो आपके पास है ही नहीं। दुनिया इस वक्त किधर खड़ी है कि जी आप क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, ये वो मुल्क हैं जहाँ पे मसले क्रिएट हो रहे हैं। एक एफर्ट होनी चाहिए। एफर्ट सिर्फ बातें, वर्ल्ड बैंक के फोरम्स और बाकी दीगर आप यूनाइटेड नेशंस जाके बातें करके जो आप अपनी पीआर क्रिएट कर लेते हैं दीगर ममालिक जो हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़ वाली बात जो आज जितनी ज़रूरी है ये हमारे लिए, उतनी शायद कभी नहीं थी। और ये एक जो ये वाक़यात हैं सारे, जो बनेर के, बाजौर के, केपी के, तमाम के, इनको अगर इनकी तस्वीरात जो है ना, सिर्फ वो अगर उनको इस वक्त पहुंच रही होंगी, जाहिर है ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये अगर उनको पहुंच रही है तो फिर जो दावे आपने किए तो उनको पूरा भी करें। बिल्कुल सर, इस पे ना समझना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हम यहाँ पर स्मॉग की वजह से, अगेन हम उसके कंट्रीब्यूटर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी एफर्ट्स करनी शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में एक तो ये कि नंबर ऑफ़ कार्स, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा हैं ही नहीं, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं। लेकिन हमने उसमें भी कोशिश ये करनी शुरू कर दी है कि जी अब पेट्रोल के बजाय आप EV पे जाना शुरू कर दें, ताकि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो मज़ीद कम हो जाए। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, उसका जो बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि अगेन पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान में तो वो है ही नहीं। उसके अंदर बड़ी बड़ी ड्रिलिंग है, जो कि पेट्रोल निकालने के लिए, गैस निकालने के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। सो अगेन वो तो पाकिस्तान ने कभी की ही नहीं। बुनियादी बात यह है कि जिन ममालिक ने ये सारी चीज़ें की हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी जो आप इवेलुएट करवाएं तो वो उनकी वर्थ $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। वहाँ पे ऐसे ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनकी आप इवेल्युएशन करवाएं तो वो 2-2, 3-3, $100 बिलियन से ज़्यादा है। यहाँ पे आपको फ्लड्स के जो मुहरकात हैं उनको ओवरकम करने के लिए 30 बिलियन चाहिए। 24 करोड़ की ये आबादी है, और वो जो जिन्होंने इतने पैसे इस चीज़ से बनाए हैं, जिन्होंने दुनिया को इस नहज पे लेके आए हैं, वो यहाँ पर $30 बिलियन भी नहीं दे सकते, और उसके बाद वो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं। वो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन नहीं है। एक तो उसकी बहुत बड़ी जो हमें नज़र आई है मिसाल, वो जो इस वक्त गाज़ा में हो रहा है, उसके बाद नज़र आई है। फिर यहाँ पर जो फ्लड्स में पिछले कई सालों से हो रहा है, उस पर हमें बार बार नज़र आ रहा है। इस वक्त भी अगर दुनिया इस तरफ नहीं देखती तो फिर हम जिस जगह पर जा रहे हैं, यकीन करें मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि पाकिस्तान उसके साथ कैसे डील करेगा। बिल्कुल सर, और ये तो चलें एक आपने और मैंने एक इंटरनेशनल अपील भी किया है, हक समझ के कहें आप, अगर किसी ने वादा किया तो वादा पूरा करें, ये तो एक बुनियादी कसूल है ज़िंदगी का। लेकिन आप डोमेस्टिक लेवल पे आ जाएं। अब देखें इसके अंदर अब ये सारे मामला जो चल रहे हैं, अगेन जैसे मैंने कहा ये डेवलपिंग स्टोरी है। हमारे फिगर्स जो हैं, जब ये शो एयर हो रहा है तो ये शायद तब्दील हो जाएं कुछ देर बाद, या तब्दील हो चुके हों ये फिगर्स जो है। हम जो इस वक्त का डेटा हमारे पास है हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, अब इस सारे मामले के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का रवैया क्या होगा केपी के साथ, क्योंकि सर देखें हम कोशिश ना भी करें तो हर चीज़ में एक सियासी पहलू आ जाता है। ये वो वक्त नहीं है, और ना ही मैं कह रहा हूँ को कर रहा है इसको सियासत के तौर पे, बट आपको तमाम सियासी ख्यालात जो है उनको घर छोड़ के इस वक्त वहाँ के जो अवाम हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनकी मदद करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है इट हैज़ टू स्टेप अप। और ना सिर्फ स्टेप अप करना चाहिए बल्कि उनको ओवर एंड अबव जाना चाहिए। अपना जो जेहन में अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि हम ये कर देते हैं, उसको 2 कदम और आगे लेके जाएं, और आपको वो एफर्ट वहाँ पे करनी पड़ेगी। इससे मैं कुछ नहीं ले रहा वापस केपी गवर्नमेंट से। केपी गवर्नमेंट का भी उतना ही रोल है इसके अंदर। अली मीन गंदापुर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो इस चीज़ को कैसे ठीक करते हैं, लेकिन क्योंकि आपका उहदा है, आप CM है वहाँ के, आपके ऊपर पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क है उनके ऊपर ये चीज़ पड़ती है कि आप दोनों ने मिल के इस चीज़ को रिजॉल्व करना है। ये कह देना कि जी डे ऑफ मोर्निंग होगा, करें आप, फ्लैग हाफ मास्ट होगा, करें आप, ज़रूर बिल्कुल बनता है। जो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर के अंदर अपनी जान खोई उनके लिए बनता है, ये सारे अवाम जो वहाँ जिन्होंने अपनी जान खोई, बट इसके बाद अगर तो बिजनेस एज यूजुअल होगा तो ऐसे नहीं चलेगा।
सर मेरा तो ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये नीड ऑफ द आवर है। इस वक्त तो दीगर सूबों को भी अपने तमाम वसाइल इसमें झोंक देने चाहिए। इस वक्त पंजाब के पास जितना रेस्क्यू का सामान है, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सब जाने चाहिए। इस वक्त तो देखें हमारे वो बहन भाई हैं, मैंने जो मनासिर देखे हैं, मैंने पूरा पूरा घर बहते देखा है। ये तो मतलब मैंने बच्चों की शक्लें देखी हैं। ये इस वक्त आप कुछ भी होल्ड बैक ना करें। इस वक्त पाकिस्तान के पास, किसी भी सूबे के पास, किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के पास जो कुछ पड़ा है सब कुछ इसके अंदर। और अगेन अगर आपका प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है वो भी इसके अंदर जो कर सकते हैं करें। यानी कि जब ये सारे मामलात हो जाएं, अल्लाह खैर कर, रेस्क्यू ऑपरेशन अगर कामयाबी से हो जाता है, मतलब जो जिन लोगों की जान चलेगी वो तो हम अफसोस कर सकते हैं, हम उनकी ख़ानदान वालों के साथ अफसोस कर सकते हैं, बट वहाँ पे और बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आल्सो हैज़ टू स्टेप अप। बल यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर सिगरेटें और सर टबैको इंडस्ट्री जो हमारी है सर, उसका एक बड़ा रोल है। आप उसकी भी इकोनॉमी देख लें, आप उसका एज ए बिज़नेस देख लें। दुनिया भर के अंदर टबैको जो है वो बड़ी एक रेगुलेटेड और बड़ी एक नापसंदीदा एक इंडस्ट्री है जो कि अभी भी चल रही है और लीगली चल रही है, और लोग जो हैं सिगरेट पी रहे हैं। इसके अंदर जो कोशिशें हैं दुनिया के अंदर इसको चेंज करने की, वो सबसे पहले वेप्स के थ्रू की गई, पता चला वो इससे ज़्यादा बुरे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, या हमने भी करने की कोशिश की, मुकम्मल तौर पे नहीं की। दुनिया भर में उनके खिलाफ एक्शन है। बाकी दुनिया के अंदर ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो सिगरेट्स जो है ना, ये यूनिफाइड तरीके में एक माना गया कि ये नापसंदीदा चीज़ है, और ये एक ज़माने में बड़ी कूल होती थी कि मतलब वो बैड बॉय लुक जो है उसके लिए बड़ी एक मालब्रो मैन वाली जो सारी कहानी थी वो थी। लेकिन वो भी यूथ ने, मतलब अगर आप हमारी भी जनरेशन ले लें, उसमें ये ख़त्म होना शुरू हो गई थी। अगली जनरेशन जो हमसे, उनमें तो बिल्कुल ख़त्म है, मतलब वो स्मोकिंग जो है उसको नहीं मानते कि वो कोई ऐसी चीज़ें करने वाली। पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट सेलिंग, उसकी खरीदो फरोख्त, उसकी स्मगलिंग, उसके इर्द गिर्द जो तमाम उसके इर्द गिर्द जो नासर हैं वो यहाँ पे भी मौजूद हैं। यहाँ पे एक रेगुलेटेड चीज़ भी है, यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज़ भी हैं, यहाँ पे लोकल कंपनीज़ भी हैं, यहाँ पे स्मगल भी मिलता है, सारा कुछ है। तो अलबत्ता लेकिन सिगरेट को एक यहाँ पे एक शक्ल दी जाती है कि ये आपके लिए बुरी है, सेहत के लिए इसके बड़े कंसर्न्स हैं। सिगरेट की डब्बी के ऊपर जो तस्वीरें बनी होती हैं वो दिखाती हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अलबत्ता अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो टबैको एक्सपोर्ट है वो जो है वो आपकी ईयर ऑन ईयर 2023 से की जो थी, और 2024 में टोटल जो आपकी एक्सपोर्ट हुई है वो बढ़ गई है, और हो गई है 183.8 मिलियन डॉलर, यानी कि 52 बिलियन रुपए बन गई है, 52 अरब रुपया। तो अब अगेन कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, करने देते हैं, बाकी मुल्कों में भेजते हैं, हेल्थ रिस्क हम बता देते हैं कि जी ये है। तो ये एक सिर्फ दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि आपने जब अपनी कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाई है, आपने देखना है जहाँ एक्सपोर्ट करें उनकी रेगुलेशन क्या है, उनकी रिस्ट्रिक्शन क्या है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को तो हम भेजते हैं। इसमें जो मोरल कोड है कि जी आप एक ऐसी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए बुरी है, वो इस पर लागू नहीं होती मेरे ख्याल में। बिल्कुल भी नहीं होती। देखिए अगर आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान में स्मोकिंग बढ़ गई है, तो वो एक तशवीशनाक बात थी। आप मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टोबैको की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। आप इसके बारे में जो भी समझते हैं, मैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। मैं इस बात पे खुश हूँ। मैं इसको एक मुस्बत ख़बर के तौर पर ट्रीट कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है इसकी एक्सपोर्ट पे रेगुलेशन की, हमारे यहाँ पे बड़ी अजीबो गरीब किस्म की रेगुलेशन है जो कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकता था अगर पाकिस्तान की सरकार जो है 10 का पैक एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 10 का पैक क्योंकि बेचने की इजाज़त नहीं है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं है। अब इसकी कोई तुक नहीं बनती। भाई आपने अगर नहीं बेचने देनी तो दैट्स अनदर थिंग। एक और कंट्री मांग रहे हैं आपसे 10 का पैक, तो देने दो, आपका क्या प्रॉब्लम है। अगर उसकी लीकेज है कि आपको डायरेक्ट वो एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ मार्केट में आ जाएगी, तो उनको पकड़े आप इसलिए बैठे हैं। आप सरकार हुकूमत बनाई क्यों है अगर आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे इसमें एक और पहलू ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि तहकीक और टेक्नोलॉजी की कमी है,
तो तंबाकू की जो पैदावार है ना वो हमारी पूरी दुनिया से 20% कम है। सो बड़ी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, क्योंकि फ़ी एकड़ पैदावार जो है ना वो दुनिया में है 3200 किलो, जबकि हमारे यहाँ है 2800 किलो। सो एक तो हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा जो इसमें आपने एक और बात की एथिकल की, देखिए पूरी दुनिया में जिस तरह इसके बारे में अब सबको पता है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसी तरह सबको पूरी दुनिया में ये भी अब पता है कि जी अल्कोहल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। पूरी दुनिया में उसकी सेल्स नीचे जा रही हैं, लेकिन फिर भी स्कॉटलैंड पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता ही है ना। स्कॉटलैंड को आप मना कर दो कि आज आप स्कॉच विस्की जो है एक्सपोर्ट करनी बंद कर दें, उनकी पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो ज़मीन पे आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो भाई आप जिसको पता है और जो नहीं पीना चाहता है वो ना पिए, लेकिन जो पीना चाहता है वो पी रहा है, जो मुल्क इंपोर्ट करना चाहता है कर रहा है। स्कॉटलैंड जो है उसकी वजह से मज़े कर रहा है। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि एक इसमें और मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि थोड़ा सा रुझान पाकिस्तानियों का इस तरफ जाना शुरू हुआ है फाइनली, जो हम बड़े अरसे से कहते थे कि बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि चाइना के साथ आप जो है जंगी मामलात में कोलैबोरेशन कर रही हैं, लेकिन चाइना तो और इतना कुछ कर रहा है, उसमें भी आप कोलैबोरेशन करें। अच्छा, अब पंजाब यूनिवर्सिटी और वुहान यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है। अब वो ज़ाहिर है लगता तो यही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने खाली सैंपल कलेक्ट करके भेज दिया होगा, बाकी तो उन्होंने किया होगा, लेकिन खैर आई डोंट नो, ये मैं अज़राए तफन्नुन कह रहा हूँ। बुनियादी तौर पे इन्होंने कोलैबोरेट किया है और होंगलियन वैरायटी ऑफ हाइब्रिड सीड बनाई है। सो पाकिस्तान में जो चावल है वो फ़ी एकड़ उसकी पैदावार होती है 1600 kg। ये जो हाइब्रिड सीड है इससे आपकी पर एकड़ यील्ड हो जाएगी 5600 kg, 3 गुना ज़्यादा। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान जो है वो तो नंबर 1, वहाँ पे आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नंबर 2 हमारे रिसोर्सेज नीचे जा रही हैं। नंबर 3 क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो क्रॉप है वो नीचे जा रही है। और नंबर 4 हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, सोसाइटी काटना और ये वो। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो जिस सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है वो है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, ताकि कभी खुदा ना खास्ता यहाँ पे फेमिन ना आ सके। तो इसी तरह क्योंकि तंबाकू भी उगता है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि देव स्टार्टेड विद राइस, ये वीट पे जाएं, ये सब्जियों पे जाएं, हर चीज़ पे जाएं और फिर टोबैको पे भी जाएं। मतलब पाकिस्तान अगर एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं बार बार कहता हूँ जी बड़ी अच्छी बात है आप एप्पल फ़ोन बनाना शुरू कर दें, लेकिन ये 2-3 जनरेशन्स लगेंगी इसमें। आप एग्रीगेरियन सोसाइटी हैं, आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं, उसी को बढ़ा लें। मसला तो आपका यही है ना कि आपको डॉलर चाहिए, तो अगर ये एक्सपोर्ट करके आ रहा है तो इसमें बुराई क्या है? सर देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मॉडर्न फार्मिंग है क्या, एक तो आपने बता दिया रिसर्च, सीड रिसर्च जो है वो उसका यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने सेंटर्स हैं और कितनी रिसर्च करते हैं और कितने फंडेड है, वेल फंडेड है। आप अगर हमारा हमसाया मुल्क देख लें, आप चीन देख लें, अमेरिका देख लें, वहाँ पे पूरी फेडरल फंडिंग है कि इसके अंदर रिसर्च करें, अगली काश्त मज़ीद बढ़ाई जाए। यहाँ पे कंप्लेसेंसी है कि जी देखिए हमें तो इतना ही चाहिए ना, जितना चाहिए उतना ही बनाए, क्या ज़रूरत है हमें आपको पैसे रोड़ने की इसके अंदर, जो यहाँ की मेंटालिटी है। बट देखें आप आबादी बढ़ेगी, लैंड जैसे आपने कहा लैंड कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो आपको उसी रकबे में ज़्यादा काश्त करने की ज़रूरत है। आप हम कहते हैं कि जी स्मॉग सीज़न जो है उसकी बेसिस पे शायद आपको अपना क्रॉप साइकिल जब क्या लगता है वो भी तब्दील करना पड़े, वो भी एक चीज़ आप कर सकते हैं। उसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग के अंदर जो मशीनरी है गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करे। हम तो स्मॉग के ही कहते हैं जो फसलें जलाते हैं, अगर आप उनको उस मशीनरी जो है वो दस्तयाब होगी कि जी रेंटल सिस्टम भी बना लें कि जी आज आपको मिलेगी, आप इतनी रख लें, फिर हम यही मशीन किसी और जगह पहुँचा देंगे, हुकूमत करे ना इसके अंदर। यहाँ तो सर अभी देखिए हम फैसला ही नहीं कर पाए कि हमने शुगर के साथ क्या करना है, हम फैसला नहीं कर पाए हमने गंदम के साथ क्या करना है। राइस वगैरह तो छोड़ दें, चलें वो तो अभी प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, उनके भी अपने मसाइल होंगे, लेकिन नेशनल सतह पे उनके प्रॉब्लम्स अभी मंजर यहाँ पे आए नहीं, शायद बहुत सारे हों। दूसरा तंबाकू नोशी के ऊपर बड़ा आसान है हल है। अगर आपने तंबाकू नोशी बहुत बुरी लगती है आपको, दुनिया भर में कनाडा ऐसा मुल्क है जिसने कहा है जी सन 2000 या 2002 के बाद जो शख्स पैदा हो वो सिगरेट खरीद नहीं सकता, तो आप खत्म करते। मतलब उन्होंने एक एज रख दी ना कि जी अगर आप इस साल पैदा हुए हैं तो अब आप सिगरेट नहीं खरीद सकते। वो इस तरह इसको चीज़ को निकाल रहे, इलीगल कर रहे हैं। दुनिया भर में आप जो चीज़ें नापसंद अब पता चल गया वो बुरी हैं, मतलब आप कई सोशल मीडिया ऐप्स ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दी, कतर ने वो गेम जो रोब्लॉक्स बैन कर दी। तरीके हैं, अब आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप हुकूमत हैं और आपकी रिट जो है वो अगर आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये कि हमारी रिट सर जो है ना वो ज़रा फसली बटेर की तरह है।
कि जी जब आपका दिल करता है कि आप रिट स्टैब्लिश कर लें, आप कर देते हैं और हो भी जाती है, इफेक्टिव भी होती है। जिधर आप 100% मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेंशंस की बात नहीं मैं कर रहा, मोटिवेशन नहीं है आपकी, वहाँ आप नहीं कर पाते। एग्रीकल्चर जो है उसमें लैक ऑफ मोटिव वो बड़ी वाज़ेह नज़र आती है, और जैसे आपने कहा कि कल को ये हमारे गले पड़ जाएगी। बिल्कुल, हमारे ना बार बार हम आला हुक्मरानों का सुनते हैं कि जी हमने आईटी को $10 बिलियन की इंडस्ट्री बना देना। क्यों? अच्छा देखिए, वेलकम ज़रूर बनाएं, बिस्मिल्लाह। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब तक वो नहीं बनती, आप ऑलरेडी दालें इंपोर्ट कर रही हैं, आप ऑलरेडी कुकिंग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी कर रहे हैं सर, अब तो आप चीनी भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि अगर आप ये सारा कुछ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो उससे जो ज़र मुबादला आएगा वो तो आएगा। अगर आप सिर्फ अपने जोगी यहाँ पे दालें, घी और ये चीनी कर लें तो कम से कम आपका इंपोर्ट बिल तो कम होगा ना, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहे। तो ये इतनी सी बात अगर समझ में नहीं आ रही, मतलब हमें कोई इतराज नहीं है 10 बिलियन आईटी से कमाने में, अल्लाह 100 बिलियन दे, लेकिन ये चीज़ मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आसानी से हो सकती है। बिल्कुल सर, जो चीज़ इतने मतलब 78 साल से आप यहाँ तक पहुँच गई हैं, बस 7 दहाइयाँ लगा के तकरीबन 8, उस पर फोकस करें और जो अगली 8 में आपने बनाना है उसकी बुनियाद रखें। बिल्कुल। सो बार हमने जाना ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का एक टूर चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर T20 में मेरे ख्याल में हमने उनको शिकस्त दी। उस फॉर्मेट में वनडे में अलबत्ता पाकिस्तान हार गया 2-1, और ये मेरे ख्याल में सर कोई 3 दहाइयों बाद लगभग जो है वेस्ट इंडीज़ जो है पाकिस्तान से वनडे सीरीज़ जीता है। और ये सारा कुछ जो है इसके अंदर से फिर ज़ाहिर लोग ट्विटर पे आ जाते हैं, एक्स पे सॉरी, और वहाँ पे उन्होंने लिखा कि लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज़ जीता था तो पेट्रोल जो था वो पता नहीं कितने रुपए का था, डॉलर जो था वो 20 रुपए का था, सुजुकी इमरान लाख रुपए की थी। तो इस किस्म के ना फिर कंपेरिजन ड्रॉ होते हैं, वो तो चलिए ठीक है। तो सर मेरा इस पर था एक, क्योंकि किसी ने ये जिक्र कर दिया इसका एक्स पे, तो मुझे इससे बड़े एहसास हुआ कि पीसीबी ओवर फंडेड तो नहीं है सर, कि बहुत ज़्यादा पैसे आ गए पीसीबी के पास, क्योंकि जब गुर्बत चल रही थी थोड़ी उसके अंदर, तो तब शायद क्रिकेट बेहतर खेली जा रही थी। सर देखिए, जो हंगर का एलिमेंट है ना, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि वो एलिमेंट ख़त्म हो गया है हमारे साइड के अंदर, जो कहते हैं उनको मिल जाता है। तो सर ज़रा इसको वापस लें। सर वो असल में मैं तो इस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ नहीं, मेरे ख्याल में ओवर फंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब देखिए, वेस्ट इंडीज़ ने हराया है पाकिस्तान को, लेकिन मैं अभी उनके बारे में ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि वो अपनी ये परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन नहीं रख पाएंगे। और उसकी वजह ये है कि वो भी एक बहुत, बल्कि वो भी क्या, वो तो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा एक अंडर फंडेड इदारा है। नंबर 1 चीज़ वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड। दूसरा, उनके वहाँ पे तो इस किस्म के भी मसाइल चलते रहते हैं कि वो आपको पता है एक लूज सी फेडरेशन है, तो कितने लड़के किस काउंटी से आएंगे या आइलैंड से आएंगे टू बी प्रिसाइज, उनके उस तरह के भी मसले चलते रहते हैं। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा वो भी चलता रहते हैं। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो भी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। अच्छा, दूसरा जाहिर है सर पाकिस्तान हारा है, हमें गम है, लेकिन 2 चीज़ें, एक मुझे बहुत कमीनी सी खुशी भी है, और मुझे पता है मुझे इस पर बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन बुनियादी बात ये है कि मैं ये देख रहा था कि फिर से वो पुराने हमारे क्रिकेटर्स ने ना रीसरफेस करना शुरू कर दिया था, और इस चीज़ पे कि T20 सीरीज़ और उसके इर्द गिर्द के वनडे T20 में अब बाबर आजम को ले आएँ, क्योंकि बस वो आ जाएगा तो फिर दोबारा से पाकिस्तानी टीम ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब बाबर आजम के होते हुए पाकिस्तान वनडे हार गया है। देखिए, बाबर आजम हमारा खिलाड़ी है, हमारा किंग है, अल्लाह उसको भी बहुत तरक्की दे, अल्लाह पाकिस्तान को भी बहुत फतूहात दिखाए, लेकिन ये बात ना टेक्निकली गलत है। मतलब आपकी क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, अगर आप एक टीम स्पोर्ट में हार रहे हैं तो वो किसी एक बंदे के होने या ना होने की वजह से नहीं हो सकता, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आएँ। अगर आपका इलाज ये है ना कि फलाने बंदे को ले आओ तो सब ठीक हो जाएगा, तो फलाना बंदा जब रिटायर हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? तो ये आज से कुछ अर्से पहले सैफी के बारे में होता था कि जी बस सैफी को ले आओ तो सब ठीक हो जाएगा। अब बाबर के बारे में हो रहा है कि बस जी बाबर को ले आओ तो सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस वक्त मिसबाह-उल हक साहब खेल रहे थे और बड़ा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था कि हम थोड़े से अरसे के लिए टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गए थे,
तो मेरे और आपके जैसे लोग जब पिन पॉइंट करते थे कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, तो लोग कहते थे कि नहीं इसमें क्या मसला है, विनिंग परसेंटेज देख रहे हो ना, विनिंग स्ट्रीक देख रहे हो ना, वो पाकिस्तान जीत रहे। देखिए वो पाकिस्तान उन दिनों में वो एक ऐसा वो बना कॉम्बिनेशन के दुबई हमारा बन गया होम ग्राउंड, वो एक मखसूस किस्म की क्रिकेट थी, 3 स्पिनर्स के साथ और 1 फास्ट बॉलर के साथ हम खेल रहे थे उधर, वो पाकिस्तान जीत गया। लेकिन उसकी वजह से आप 3 दिहाइयों तक एक पाकिस्तान का क्रिकेट में डाउनफॉल देखोगे, क्योंकि उसमें जो एक बुनियाद डल गई डिफेंसिव क्रिकेट की, पूरी दुनिया की क्रिकेट किसी और तरफ जा रही थी, आप मिसबाह-उल हक की वलवला अंगेज की आदत में किसी और तरफ जा रहे थे और अब उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, हुआ हुआ है ऑलरेडी। सो इस बात को छोड़ दें कि जीत कौन रहा है, मैच हारना मैच जीतना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जाएं। सर बिल्कुल। और सर देखें अब क्रिकेट जो है वो दुनिया के अंदर ना मजीद इंटरेस्टिंग है, क्रिकेट इज़ ऑन द मैप। यूएस में लीग्स बन रही हैं, यूएस की टीम है और दीगर मुल्क जो है इसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं। अपना चाइना ने अपनी क्रिकेट टीम जो है वो बना ली है, वो भी खेल रही है। अब वो अब आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। आपको पता है चाइना सर किसी चीज़ में अपना कदम डालते तो उसके वो छोड़ते तो नहीं है उसको जब तक उसके अंदर उसको पता नहीं। स्विमिंग इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। अच्छा सर, और ओलंपिक्स के अंदर भी क्रिकेट जो है अब एज ए स्पोर्ट T20 फॉर्मेट जो है वो आएगा, लेकिन जाहिर है उसके अंदर भी एक लोगों को लग रहा है कि जी बड़ा मज़ा आएगा, पाकिस्तान एंड इंडिया का ओलंपिक्स में मैच हो गया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का ओलंपिक। ये इस तरह नहीं है, क्योंकि एक तो होस्ट नेशन जो है जो यूएस है वो उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, फिर आपकी जो टॉप 5 टीम्स हैं उसके बाद यानी कि 6 टीमें ये खेलेंगी। तो सर मैं रैंकिंग्स देख रहा था अब इस एज वी सिट जो है मतलब ये 12-13 अगस्त की रैंकिंग्स है कि वनडे में पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे है। सो इट्स इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और फिर पाकिस्तान 5वें नंबर पे। T20 में अगर आप ओलंपिक्स में वनडे होना, ओलंपिक्स में अब T20 क्योंकि होना है तो उस पे देख लेते हैं जी। वहाँ पे सर इंडिया 1 पे, ऑस्ट्रेलिया 2 पे, इंग्लैंड 3 पे, न्यूजीलैंड 4 पे, साउथ अफ्रीका 5 पे। हम मेरे ख्याल में 6th या 7th में चले गए उसके अंदर। सो पॉइंट भी कि अब ओलंपिक्स वाली चीज़ जो है उसको भी आपने दिल पे नहीं लेना। मैं आप ही का पॉइंट इसके अंदर फिट करना चाहूँगा कि अगर तो देखिए ये एक अभी ये ओलंपिक्स हो रहा है, आने वाले सालों में और आप इस पे अगर आपको लग रहा है कि जी आपकी टीम जो है वो शायद अभी देयर इज मोर क्रिकेट टू बी प्लेड, अल्लाह करे हम 3रे नंबर पे आ जाएं तो हम तो डायरेक्ट शो है ओलंपिक्स में खेलें, हम तो चाहते यही हैं। लेकिन आप इस चीज़ को फोकस बनाएं कि जी ये करें करंट जो आपके पास एसेट्स हैं, लेकिन जो आपके पास एसेट्स नहीं है जो आपने डेवलप करने हैं, उन एसेट्स से मेरा मतलब प्लेयर्स, उनको डेवलप करें। वो एसेट्स हैं आपके, उनको डेवलप करें, उनको आपकी जो फंडिंग जो मैं कह रहा हूँ जो मेन क्रिकेट टीमों को जाती है उसको बड़े केयरफुली देखें आप, और उसके अंदर से एक अच्छा खासा पोर्शन जो डोमेस्टिक क्रिकेटर मोहसिन नकवी साहब जब पीसीबी के चेयरमैन थे तो रोते रहे उनके सामने जाके, कहते रहे जी के सॉरी अभी भी मोहसिन नकवी साहब ही चेयरमैन है, सॉरी अभी कहते रहे कि जी ये डोमेस्टिक वालों को ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ही नहीं इसके अंदर। मतलब सर हमारी पीसीबी है वो इंडियन इकोनॉमी की तरह कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ रहा उसके अंदर। आपको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। जिधर पैसा लगेगा उधर प्लेयर निकलेगा। जब एक प्लेयर ने अपने क्रिकेट के अलावा अपनी घर की किचन की टेंशन लेनी है ना, तो ना क्रिकेट हो सकती है ना क्रिएटिविटी हो सकती है। मैं कोट करूंगा सर शाहरुख खान को, एक इंटरव्यू के अंदर, एक बड़ा पब्लिक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने उनसे किसी ने एक सवाल पूछ लिया कि जी आप तो गुर्बत और ये क्या क्रिएटिविटी, कहता है गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, गुर्बत में स्पोर्ट्स भी नहीं हो सकती। आप उन प्लेयर्स को कहें ये टेंशन छोड़ दो, गेम पे फोकस करो, आपके 10 नए बॉलर खड़े होंगे यहाँ। सर बड़ी अच्छी बात है कि आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट कर लें, जब तक आपसे वो भी नहीं होता ना तब तक एक और काम कर लें, वो ये कि बाबू हटाएं पीसीबी में से जिनको हर चीज़ पे ना करने की आदत है, और लड़कों को जहाँ जहाँ से ऑफ़र आती है इंटरनेशनल लीग में उनको खेलने जाने दें ताकि वो अडेप्ट कर सकें नई जो आपकी है एटमॉस्फेयर से, नई जो क्रिकेटिंग टेक्निक है, नया जो क्रिकेट का फ़्लो है। अभी आप देखें ना कि क्या हो रहा है कि जिस वक्त बिग बैश होना है उस वक्त एशेज़ चलेगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो जो बड़े नाम हैं ऑस्ट्रेलियन वो नहीं खेल सकेंगे बिग बैश में, और इंग्लैंड भी नहीं। अच्छा वो बिग बैश के लिए अब वो बिग बैश को कैसे बेचें जब ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखता है, तो वो जब होंगे ही नहीं। उन्होंने इस दफ़ा सोचा है कि हम पाकिस्तानियों को, इंडियंस को हम बेचेंगे। अच्छा इंडियन जो है वो आता नहीं बिग बैश, IPL खेलते हैं, वो IPL खेलते हैं सिर्फ। तो उन्होंने किया है कि उन्होंने बाबर सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने रिजवान सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने पाकिस्तानी लाइनअप किया है कि हम एक बहुत बड़ी आबादी है, हम उनको देखें, इनको वहाँ पे खेलने दें, इनको NOC दे दें,
इनको वहाँ पे अपनी गेम डेवलप करने दें, और आपको मुफ्त, बल्कि मुफ्त भी क्या, वो पैसे लेके आएंगे पाकिस्तान, आपको ये पता लग जाएगा कि ये T20 के लिए तैयार हैं कि नहीं है। जो बार बार बात होती है कि बाबर को T20 में डालो, भैया भी पता लग जाएगा वो T20 के लिए तैयार है कि नहीं। सो आपके खर्चे के बगैर लड़का आपका बाहर तैयार हो रहा है सिर्फ क्योंकि आपने 60 साल के बाबे बिठाए हुए हैं जिनको हर दफा मसला होता है कि एने मेरे को NOC नहीं लेता, और यार दे दो NOC। सर एक तो ये बात है, दूसरा सर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी इससे, आपकी अगर आने वाले सालों में ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ होगी ना, आप जाती है ना खेलने के लिए, एक बंदा बिग बैश 2-3 सीजन, उसको पता है वहाँ क्या है, उसको हर पिच का पता है वहाँ पे, उसको उनके मौसम का पता है, एटमॉस्फेयर का पता है, वहाँ के क्राउड का पता है, वहाँ की स्लेजिंग का पता है, शायद उसके 2-4 दोस्त यार बन गए वहाँ पे, वो बड़ा कंफर्टेबल खेलेगा वहाँ। ये भी तो बड़ा मसला होता है ना, किसी आप यंगलिंग को कहें जी लो जी पहुँचो जी लॉर्ड्स में है मैच तेरा पहला, सर वो कांपना शुरू कर देगा। आप लीग्स तो होती नहीं थी, ये कांपते कांपते ग्रेड्स बने हैं हमारे, मतलब जो पहला मैच वसीम अकरम ने खेला होगा उसको डर लगा होगा यार कि मैं किधर आ गया हूँ। अब आपके वो ऑप्शन है कि भाई लीग खिलाओ इनको, आप प्रमोट करें इनको कि यार आप सीनियर्स तो उठाए हमारे, ये लड़के बड़े अच्छे हमारे कैंप के। इसी तरह से लीगों में तो कॉन्सेप्ट ये है कि जी आप सीधा डोमेस्टिक से उठा के लीग खिलवाते हैं और वहां से वो जाता है इंटरनेशनल। सर इसकी एक सादी मिसाल है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 45-50 लाख लोगों का मुल्क है, और आप भी बता रहे हैं कि टॉप 5 में उनकी टीम है। दोनों तो कैसे है? उन्होंने अपने प्लेयर्स के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया हुआ। वो कहते हैं बेटा जहां जाके खेलना है खेलो, अगर फ्री होगे तो न्यूजीलैंड के लिए भी खेल लेना। उनका पूल, उनके पूल में हमारे से ज्यादा बड़े प्लेयर हैं। सर बार सर ये अगेन सारे मसले हैं क्रिकेट के, हमने बड़ी देर बाद क्रिकेट का जिक्र किया और हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर हम घड़ी घड़ी बात करते रहे, क्योंकि सर ज़रूरी है हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। बाकी वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।